नमस्कार साथियों। केदारनाथ सिंह जी की स्मृति में यह संध्या उनकी कविताओं को समर्पित है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के साहित्यिक युवा शोधार्थी आज हमारे बीच हैं जो केदार जी की कविताओं का पाठ करेंगे। आज हमारे साथ कुल 8 युवा हैं जो अपनी पसंद की कविता जो उन्हें बेहद प्रिय है उसका पाठ करेंगे। ऐसे केदार जी की कविताएं समय में देर तक टिकने वाली कविता है। कविता कई दौर, कई आंदोलनों और मतवाद को पार करते हुए आज भी हर दौर को पार करने के बाद प्रासंगिक बनी हुई है और प्रासंगिक रहेगी। प्रिय कवि केदारनाथ सिंह की कविताओं की दुनिया, जिसमें पूरे संसार के तत्व एक दूसरे से मिलकर खोए हुए हैं। कवि कहते हैं, जो लिखकर फाड़ दी जाती हैं कालजयी होती हैं वही कविताएं। कालजयी कविता वह नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं या विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। एक कवि या एक व्यक्ति के लिखे हुए को हम आंक सकते हैं जो हम नहीं सुन रहे हैं। शायद उसकी पीड़ा, शायद उसके मन में चल रहे तमाम चीजों को वह लिखता है और फाड़ देता है। शायद वही कविता उसकी कालजयी कविता होती है। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन में एक जगह पे मोहन राकेश लिखते हैं कि जब कालिदास कश्मीर की यात्रा से वापस आते हैं तब उस समय नायिका कहती है, यह जो खाली पन्ने हैं यह मैंने आपके लिए बना करके हाथ से रखे हैं और इस पर आपके इंतजार में है कि आप आएंगे और लिखेंगे और यह महाकाव्य होगा। कालिदास उस समय कहते हैं, यह स्वयं में एक महाकाव्य है, इस पर तुम्हारे उंगलियों के स्पर्श हैं, तुम्हारे आंसुओं से भीगे हुए पत्ते हैं और यह एक महाकाव्य का रूप है। इस पर ना लिख करके भी महाकाव्य लिखा जा चुका है। उसी तरह से कवि केदारनाथ जी की कविता जो लिखकर फाड़ दी जाती है कालजयी होती है वही कविताएं। आज हमारे साथ जो 8 युवा हैं, मैं एक एक करके युवा को आमंत्रित करूंगा कि वो केदार जी की कविता का पाठ करें तो उन्हें काफी पसंद है, जो उन्हें जोड़ती हो। ऐसी कोई भी कविता केदार जी की हम उठाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है जो हम युवा उनसे नहीं जुड़ते हो। केदार जी की कविताओं को हम अक्सर अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक पर लगाते रहते हैं क्योंकि वो हमसे जुड़ती है। कविता वही है जो हमें जोड़ कर रखती है। तो सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए द्वितीय वर्ष के छात्र गौरव को जोड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, पीयूष भैया। मुझे ये मतलब बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं मतलब इस पे क्या कहूँ। मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या सिर्फ कविताओं का पाठ करना है या कविताओं के बारे में कुछ कहना है, क्योंकि केदारनाथ सिंह की हम लोगों के बहुत पसंदीदा कवि रहे हैं और यहाँ पे सौरभ बैठा हुआ है। मैं हम लोग जो है बहुत लंबे समय तक केदार जी की कविताओं का पाठ करते रहे हैं। पहले कोटेशन के रूप में इतिहास पढ़ते हुए पढ़ा और उसके बाद उन्होंने आकर्षित किया इतना अधिक कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खोज खोज के उनको पढ़ना शुरू किया। और फिर हमारा सौभाग्य भी है कि हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे केदार जी प्रोफेसर के तौर पे भी रह चुके हैं, अध्यापक रह चुके हैं। तो अभी कह रहा था सौरभ कि यहाँ पे जब निकलते हैं तो जगह जगह के जो दृश्य देखते हैं तो कहता है पता नहीं क्यों लगता है कि यहीं से कहीं ना कहीं बिंब बहुत सारे कविता में उनकी आए होंगे। तो हम लोग जिस सड़क से निकलते हैं हमको लगता है शायद वो वाली जो कविता है वो कहीं ना कहीं यहाँ से ली गई होगी या ऐसा कुछ हुआ होगा। बहरहाल, मैं केदार जी पे मैंने एक बार कॉलेज के दौरान एक बार सेमिनार हुआ था, प्रेजेंटेशन हुई थी, तो उसमें मैंने केदारनाथ सिंह पे कुछ प्रेजेंट भी किया था, तो मैंने तैयारी की थी उस पर। मुझे अभी याद है, अब मेरी स्मृति में इतना नहीं है कि मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, लेकिन मुझे एक वाक्य अभी भी याद है। हमने उसमें प्रयोग किया था, शायद मैनेजर पांडे जी की लाइन थी। तो वो था कि केदार जी जो है शब्दों के स्वभाव के पारखी कवि हैं।
तो जब ये लाइन हमने पढ़ी और मैं कई दिनों तक सोचता रहा, और मैं कविता जितनी भी पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि क्या शब्द का स्वभाव जो क्या होता क्या है असल में। फिर मुझे लगता है कि जो उसकी ध्वनि है, जो उसका एक बिंब पैदा करने की क्षमता है, वो कहाँ से आ रहा है, उसकी पूरी यात्रा है, उसका इतिहास है। केदार जी के यहाँ सबसे ज्यादा सजग प्रयोग भाषा का मिलता है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पे कोई पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर लिया जाए और काम चल जाएगा। तो भाषा को लेकर के उनके यहाँ जो सजगता जो दिखाई देती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। और मैं भी जो थोड़ी-मोड़ी कविताएँ लिखता हूँ, तो मुझे भी वो चीज़ बहुत मैं कोशिश करता हूँ कि क्या भाषा में मतलब 1% भी उस तरह की सजगता लाई जा सकती है, क्या भाषा के स्वभाव को समझा जा सकता है? क्योंकि हर शब्द का एक स्वभाव होता है, उसकी एक ध्वनि होती है, कुछ शब्द प्रतीत होते हैं कि तमाचा जैसा मार रहे हैं। अब केदार जी के यहाँ इतना व्यापक रेंज है कि बनारस है तो बनारस के घाट के मुलायम पत्थर से लेकर के बंदरों की आंखों में जो नमी है, वो बहुत ज्यादा मतलब भाषा पे कमांड का कवि हैं। तो मैं भी ये मतलब भाषा के कोण से बहुत ज्यादा केदारनाथ सिंह को पढ़ता हूँ। खैर, मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ उनकी। कुछ 4 कविताएं मैंने चुनी हैं। उनमें से मैं एक पहली कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ, पिता के जाने पर। मैं पहले कविता पढ़ता हूँ और उसके बाद में इस पे कुछ कहना भी चाहूंगा, या पहले कहना जो है कविता के बारे में, जो एक मैं मतलब फिर मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि इस दृष्टि से आप भी सीमित हो जाएंगे, उसी पे पढ़ने लगेंगे। कि पिता के जाने पर, यह वह जगह थी जहां अंत भी धीरे धीरे घुल जाता है हवा में, और वहीं से उठकर चले गए थे वे अपने जर्जर पैरों से सदी को नापते हुए। उनके जाने के दूसरे दिन सबसे पहले नल में पानी आया, सूं सूं करता हुआ। और यह उनके जाने के बाद की सबसे बड़ी घटना थी जो पृथ्वी पर घटित हुई। फिर अखबार वाला आया और फेंक कर चला गया अखबार, सच को जाने बिना। उसका इस तरह जाना उतना ही सहज था जितना सुबह सुबह नल में पानी का आना। फिर अगले दिन डाकिया आया और डाल गया एक चिट्ठी उनके नाम, जो उनके नाम थी। और चकित था मैं कि मृत्यु के बाद भी मृत्यु को नकारती हुई आ सकती है चिट्ठी। फिर 7वें दिन कोई पंडित आया और मुझसे कहा गया, इस समय वे पहुंच गए होंगे, इस समय वे पहुंचे होंगे स्वर्ग के पहले के उस अंतिम पड़ाव तक जहां भूख और प्यास से चीखती हैं आत्माएं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया और पूछना व्यर्थ था, जानना शायद उससे भी व्यर्थ। सो जो जो कहा गया करता गया मैं, और चढ़ाता रहा हवा में अन्न और जल और दूध और फल, और कहीं एक ही साथ हंसता रहा, रोता रहा सारे कर्मकांड पर। जब थे तो बातें कम ही होती थीं, चुप मैं ही था, वे तो बोलते ही रहते थे निरंतर, चाहे चुप ही बैठे हों। यह क्या होता है आदमी के भीतर कि उसकी चमड़ी के झूलते जाने के साथ साथ शब्दों में बढ़ने लगती है अर्थ की चमक, और होठों की पपड़ियों से छन कर आता है जाने वह क्या कुछ, एक शिशु के स्तनपान, एक शिशु के पहले स्तनपान की महक जैसा। इस महक से मेरा परिचय पहली बार तब हुआ जब भरी दोपहरी में मैंने एक दिन उन्हें देखा, एक पक्षी से बतियाते हुए। मैं टोकना चाहता था, पर लगा एक पक्षी से बतियाते पिता को टोकना सुंदरता के खिलाफ है, और इसीलिए इस घूमती हुई पृथ्वी के गति के खिलाफ भी। इसका सबसे तीखा अनुभव मुझे उस समय हुआ जब मैंने उन्हें मुखाग्नि दी, वही मुख जिसने मुझे चूमा था बार बार, जला दिया था मैंने उसे, शास्त्र का आदेश था। और मैं और मेरे भीतर का संशय दोनों मिलकर मंत्र पढ़ते रहे। तो ये कविता है पिता के जाने के बाद। मुझे लगता है कि इस कविता को पढ़ते हुए मुझे सरोज स्मृति की याद आ रही थी। मैंने सोचा कि मृत्यु पर जो कविताएं लिखी जाती हैं किसी के जानने के बाद, उनमें ऐसा क्या मतलब नया हो सकता है, क्योंकि हर कविता का एक इतिहास होता है। मृत्यु बोध की कविता हो चाहे प्रेम की कविता हो, हर कवि अपने नए तरीके से नई अभिव्यक्ति में कहता है। तो मैं ये कविता पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये पिता के जाने पर है, और निराला ने पुत्री के जाने पर एक कविता लिखी थी, सरोज स्मृति। तो वो कविता ऐसा क्या है उसमें और इस कविता में ऐसा क्या है। निश्चित ही वो बहुत ही महान कविता है, पर मुझे लगा कि इसमें जो
कविता के जो मनोवैज्ञानिक पक्ष हो सकते हैं, जो शायद अछूते रह सकते हैं पुराने कवि से या निराला से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरी उतनी समझ नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इसमें क्या मतलब मनोविज्ञान कितना है, मतलब गहरा मनोविज्ञान है कि जब किसी बहुत गहरे दुख से निकलते हैं तो उसके बाद चींटी का रेंगना भी एक खास अर्थपूर्ण लगता है। ऐसा या तो प्रेम में होता है या दुख में होता है। प्रेम में जैसे एक कविता भी है कि तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि हर एक मतलब हर एक बात का एक खास अर्थ होता है। तो प्रेम में या दुख में, दुख और प्रेम जो ऐसी चीजें हैं उसमें हमको हमेशा एहसास होता है कि कुछ अर्थपूर्ण है। वही चीजें जो निरंतर घटित हो रही थी, जो नल से पानी आ रहा था, जो अखबार वाला आ रहा था, जो सारी चीजें इर्द गिर्द घटित हो रही थी, उनमें एक खास अर्थ भर गया। तो दुख जो है वो हमको चीजों के अर्थों से और अर्थ की परतों से परिचित कराता है, और वही प्रेम की सघनता में भी होता है। तो मुझे लगा कि ये मनोवैज्ञानिक पक्ष है, इसको मैंने मतलब इसमें नोटिस किया। तो दुख के जो कविताएं लिखी गई हैं, मृत्यु बोध की कविताएं लिखी गई हैं, शोक गीत लिखे गए हैं, उनकी परंपरा में, उनकी पूरी एक यात्रा में इस जो कविता का क्या स्थान हो सकता है, इसको लेकर के एक अध्ययन हो सकता है। मतलब मेरी बहुत समझ नहीं है, लेकिन मैंने जो इस पे नोटिस किया वो मैंने बताया। मुझे लगता है कि पीयूष भैया की एक एक कविता रखी जाए, पहले एक लोग एक कविता पढ़ें, फिर दूसरे लोग पढ़ें, या एक साथ चारों कविताएं पढ़ी जाएं। अगर उपस्थित हो तो प्लीज बताएं। आप कविता पढ़ दें, जो भी कविता आपने चुना है, क्योंकि जुड़ने में काफी दिक्कत हो रही है लोगों को, इसलिए। ठीक है, ठीक है, फिर मैं पढ़ता हूँ। चलिए, मेरी दूसरी कविता है ऊंचाई। मैं वहां पहुंचा और डर गया, मेरे शहर के लोगों, यह कितना भयानक है कि शहर की सारी सीढ़ियां मिलकर जिस महान ऊंचाई तक जाती हैं, वहां कोई नहीं रहता। अब बहुत छोटी कविता है, अब इसकी अर्थ को समझाने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर की विडंबनाओं पर और शहर की जो विकृतियां हैं शहरी समाज की, उसके ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। अज्ञे की कविता पढ़ी होगी आपने, सांप सब तुम सब पे तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। उसी तरीके से ऊंचाई पर भी एक तरीके से एक खास अर्थ की कविता है। तो अगली कविता में पढ़ता हूँ। एक कविता है, कविता का शीर्षक है कपास के फूल। कविता शुरू होती है कि वे देवता को पसंद नहीं, लेकिन आश्चर्य इस पर नहीं, आश्चर्य तो ये है कि कविगण भी लिखते नहीं कविता कपास के फूल पर। प्रेमी जन भेंट में देते नहीं उसे कभी एक दूसरे को, जबकि वह है नंगा, वह है कि नंगा होने से बचाता है सबको। और सुतर गया मौसम तो भूख और प्यास से भी बचाता है वह। ईश्वर को तो ठंड लगती नहीं, वैसे नंगा होना भी वहां उतना ही सहज है, उतना ही दिव्य। इसीलिए इतना तय है कि ठंड के विरुद्ध आदमी ने ही खोजा होगा पृथ्वी पर पहला कपास का फूल। पर पहला झिंगोला कब पहना उसने, पहले तागे की पहली सुई से सुई की, पहले तागे से पहली सुई की कब हुई थी भेंट, या भूल गई है हमारी भाषा, जैसे अपनी कमीज पहनकर भूल जाते हैं हम अपने दर्जी का नाम। पर क्या कभी सोचा है आपने, वह जो आपकी कमीज है किसी खेत में खिला एक कपास का फूल है, जिसे पहन रखा है आपने। जब फुर्सत मिले तो कृपया एक बार इस पर सोचे जरूर कि इस पूरी कहानी में सूत से सुई तक सब कुछ है, पर वह कहाँ गया जो इसका शीर्षक था। अब कुछ मैं कहना भी चाहूंगा इस कविता के बारे में। ये असल में फूलों को लेकर के जो कविताएं लिखी गई हैं, जैसे हम जानते हैं कि रीतिकालीन सौंदर्य बोध से लेकर के और भक्तिकालीन जो सौंदर्य बोध है, उसमें फूलों की जो चयन है कवियों की बहुत सीमित है। या तो वो तुलसीदास के यहाँ आ जाएगा कमल, राम के सारे जो अंग हैं वो कमल से ही हैं। तो मतलब नवकंज लोचन कंज मुखपद कंज कर कंजारुणम, तो वो अलग स्थिति है। तुलसी ने उसका भी एक बार कविता लिखी है तुलसीदास के उस इस खास संदर्भ में। उन्होंने कहा कि मेरी हड्डियां जो है, मेरी देह रक्त में खिली हुई वो हस्तियां हैं, और मेरी देह जो है, मतलब उन्होंने कहा है कि मेरा जो रक्त है वो असल में पूरी देह जो है वो कमल है। तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, और कहें आप यकीन करें यह मुझे तब एहसास हुआ जब मैं तुलसीदास को पढ़ रहा था। तो उन्होंने तुलसीदास पे वो कविता लिखी है। तो फूलों की जो पूरी यात्रा है उसको लेकर के सबसे बड़ी कविता एक आधुनिक काल की जो हम लोग बहुत कोट करते हैं, मोस्ट कोटेबल है, वो कविता है कलगी बाजरे की। ये कविता आपने पढ़ी होगी।
तो कलगी बाजरे की कविता और ये कविता, वो उसमें कलगी बाजरे की कविता में एक फूल आता है, फूल क्या है, कलगी आती है बाजरे की। तो उसमें भी फूलों को लेकर के नकार किया गया है कि जो सौंदर्य बोध, जो सौंदर्य के प्रतिमान बदले हैं, ऐसी स्थिति में अब हमको जरूरत नहीं है, अब मैं जो है बाजरे की कलगी को और दूब की जो बिछी हुई घास है इसको मैं अधिक सुंदर मानता हूँ। तो लेकिन वहां पे तर्क क्या है, अज्ञे का तर्क ये है, तर्क कह लें या उनकी कारण ये है दूसरी चीजों को सौंदर्य के केंद्र में लाने का, वो यह है कि वो सारे जो सौंदर्य के प्रतिमान थे उनका मुलम्मा छूट गया है, उनकी अर्थवत्ता खत्म हो गई है। लेकिन केदारनाथ जी के यहाँ भी मामला क्या वही है कि कपास के फूल को क्यों लेकर के आ रहे हैं? उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो कमल का फूल है उसकी अर्थवत्ता खत्म हो गई है, उसके अंदर उपमा की संभावनाएं खत्म हो गई हैं, इसलिए जो है हमको उपमाएं बदलनी चाहिए, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कपास के फूल को जीवन की सबसे अनिवार्य जरूरतों के कारण रखा हुआ है। ये जीवन की जो जरूरतों के फूल हैं, या जीवन की जरूरतें जिनसे पूरी होती हैं, उस फूल को कविता में लेकर के आना। उन्होंने कहा कि बहुत सारे फूल हैं, उनको किसी फूल से दिक्कत थोड़े ना है। वो कह रहे हैं कि ये फूल जो है ये हमारी शर्ट पे हम पहने हुए हैं। और इस कविता में सबसे बढ़िया संकेत वो वहां पे करते हैं कि ईश्वर को तो ठंड नहीं लगती है, चलो ईश्वर ने कपास की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी कवि के कंधों पे डाल देते हैं। कहते हैं कि कविगढ़ से भी अछूता रह गया है। ये कितनी बड़ी बात है कि कवियों से अछूता रह जाना, मतलब वो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व समाज के किसी भी अनुशासन के प्रति अगर रखते हैं तो वो कविता है। और कविता में कवि से कह रहे हैं कि कवियों से, कविगढ़ से कैसे छूट गया, कि प्रेमी जन चलो नहीं दे रहे हैं, वो उनकी संवेदनशीलता की सीमा होगी, कवियों की सीमा क्यों रह गई। और उसके बाद जो अंतिम वो है कि पहले तागे की पहली सुई से कब हुई थी भेंट, या भूल गई है हमारी भाषा। कि असल में भाषा की चुनौती जो हम लोग बार बार कहते हैं वो असल में समस्याओं की, वो जो देश काल की जो समस्याएं हैं उनकी चुनौती है। तो वो पहले ही वो इंगित कर देते हैं कि हम लोग भूल गए हैं, वो किसको याद दिलाना चाहते हैं। बाद में कितना आहिस्ते से डाल देते हैं दर्जी का नाम, कि कमीज पहनने के बाद दर्जी का नाम भूल जाते हैं। क्या सर्वहारा वंश वर्ग पे लिखने के लिए कविता कोई बहुत बड़े नारे की जरूरत होती है? कितना सहजता से कह दिया कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो दर्जी है, इतनी सौंदर्य बोध की कविता है, कपास के फूल पे बात हो रही है, उसमें मूल वहां पे डाल दिया है कि दर्जी का नाम हम भूल जाते हैं जिस तरह से, उस तरह से हम लोग कपास को भूल गए, पहली सुई और पहले धागे के भेंट को भूल गए। जो श्रम की और काम करने की जो पूरी परंपरा रही है उसमें हमने कैसे इसका नकार किया है, ये उस बोध की कविता है। इसको इस तरह से मैं कम से कम पढ़ता हूँ तो मुझे ये कविता बहुत मतलब रोचक लगी कि किन लोगों को कवि इन सब की पूरी प्रक्रिया में, कपास प्रेमी कवि ईश्वर, इनकी प्रक्रिया में किसको याद रख रहा है। वो वहां पर भी जाता है, वो कहता है कि नहीं, दर्जी का नाम तुम भूल जाते हो करने के बाद में, या धागे बनाने वाले का नाम भूल जाते हो, कपास के फूल के प्रति कृतज्ञता। क्योंकि जब भी हम प्रकृति के प्रति कविता लिखते हैं, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाथी पे कविता लिखी नहीं लिखी, तो कमल पे लिखी, कमल नाराज नहीं होगा, नीम भी नाराज नहीं होगी। लेकिन कवियों की, या हम लोग कवि जो हैं, कविता लिखने वाले जो लोग होते हैं, वो साहित्य के लोग हैं, उनकी कृतज्ञता बोध समाज के और प्रकृति के हर पक्ष की तरफ होनी चाहिए। और जब ऐसे में वो छूट जाता है तो उनकी टीस दिखती है, कहते हैं कि अरे कपास का फूल छूट गया है। कोई कह देगा, विनोद कुमार शुक्ल नरेश सक्सेना का विवाद हो गया कि गोभी के फूल पे कविता लिखते हैं, आज तक कोई कविता नहीं लिखी गई। तो उन्होंने गोभी के फूल पे कविता लिखने की एक चुनौती स्वीकार की। तो कवियों का सबसे बड़ा एक वो भी है कि जो समाज के जो जो पक्ष छूटे हुए हैं, जहाँ पर कविता नहीं पहुंच पाई है, हम लोग मुहावरे में कहते हैं जहाँ न पहुंचे कवि, जब वहां पहुंचे रवि, रवि वहां कवि। तो वो भी है कि कहाँ पहुंचना है, पहुंचने की एक संकेत भी है। तो अंतिम कविता मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और समय की सीमा है। एक कविता है कि कुछ सूत्र जो एक किसान बाप ने बेटे को दिए, कि मेरे बेटे कुएं में कभी मत झांकना जाना, पर उस ओर कभी मत जाना जिधर उड़ रहे हो काले काले कौए, हरा पत्ता कभी मत तोड़ना, और अगर तोड़ना तो ऐसे कि पेड़ को जरा भी ना हो पीड़ा, रात को रोटी जब भी तोड़ना तो पहले सिर झुकाकर गेहूं के पौधे को याद कर लेना, अगर कभी लाल चींटियां दिखाई पड़े तो समझना आंधी आने वाली है, अगर कई कई रातों तक कभी सुनाई न पड़े सियारों की आवाज तो जान लेना कि बुरे बुरे दिन आने वाले हैं। मेरे बेटे बिजली की तरह कभी मत गिरना, और कभी गिर भी पड़ो तो धूप की तरह उठ पड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। कभी अंधेरे में अगर भूल जाना रास्ता तो ध्रुव तारे पर नहीं, सिर्फ दूर से आने वाली कुत्ते के भौंकने की आवाज पर भरोसा करना। मेरे बेटे बुद्ध को उत्तर कभी मत जाना,
ना इतवार को पश्चिम, और सबसे बड़ी बात मेरे बेटे कि लिख चुकने के बाद इन शब्दों को पोंछ कर साफ कर देना, ताकि कल जब सूर्योदय हो तो तुम्हारी पटिया रोज की तरह धुली हुई स्वच्छ चमकती रहे। तो ये भी कविता है। अब इसमें क्या है, असल में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई राय दी जा रही है। ये राय जो है लोक की राय है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो, मुझे कम से कम ये कविता पढ़ के लगता है कि आधुनिकता की यात्रा में और तकनीकी ज्ञान के बाद में हम लोगों ने बहुत, जो बुजुर्गों के अनुभव थे या जो चीज़ें ऐसी थी जो परंपरा में मिली हुई थी, उनको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब बहुत हल्के अंदाज में उड़ा देते हैं। अरे ये क्या है, हमारी आधुनिक समस्याएं अलग हैं, हमारी चीज़ें हम, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। पुराने लोगों के प्रति ये रहता, तो क्या एक किसान जो होगा वो अपने बेटे को या आने वाली पीढ़ी को, ये असल में सिर्फ किसान की राय नहीं है, अगर इसको व्यापक संदर्भों में ले जाया जाए तो किसी भी पुरानी पीढ़ी का आदमी जो, जिसने अनुभव से सिर्फ एक पूरा जीवन जिया है, वो आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले लोगों को क्या राय दे सकता है। तो वो ऐसी राय नहीं दे रहा है, बहुत बड़ी राय नहीं दे रहा है कि ऐसा करना वैसा करना, कोई दार्शनिक बातें नहीं है। और दार्शनिक बातें ना होकर के भी वो कैसे सुझाव हैं, अपने आप में देखने लायक है कि मतलब क्या नहीं करना है। जो लोक में प्रचलित धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, ये असल में पूरे इतिहास यात्रा में सभ्यता के विकास में जिन जिन लोगों ने हमारी मदद की है, जिन जिन चीजों ने हमको नुकसान पहुंचाया है, वो सब अनुभव उनके पास सहेजे हुए हैं, हमारे बुजुर्गों के पास में। उनको पता है कि लाल चींटियां जो हैं वो कि खतरे का निशान है, या कुत्ता जो है इतिहास की यात्रा में, सभ्यता की यात्रा में सबसे ज्यादा वफादार हमारे लिए रहा है। तो कुत्ते के प्रति जो कृतज्ञता होनी चाहिए, रोटी खाते हुए गेहूं के पेड़ के पौधे के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। अनाज से लेकर के और आधुनिक सभ्यता के भीतर तक जो जो समस्याएं आई हैं, और प्रकृति के जिन जिन चीजों ने हमारा साथ दिया है, हम कवि जो है उस सब के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आदिम समय में भी जाता है, वर्तमान समय में भी रहता है, इतिहास की पूरी यात्रा को समेटते हुए ये कविता लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि एक बस कविता लिख दी गई लोग से अनुभव जुटा करके। असल में इतिहास के अलग अलग चरणों में, सभ्यता के विकास के अलग अलग चरणों में जो जो वो हुए हैं। आदिम सभ्यता में काले कौवे जिधर उड़ के जा रहे होते थे, इसका मतलब था वहां कोई मरा हुआ पशु होगा, तो जंगली जानवर होने का अंदेशा हो सकता है। इस तरह से हर एक युग में अलग अलग तरह से, जिस तरह से अनुभव पूरे एक सभ्यता के, एक पूरी सभ्यता के अनुभव जो समेटे हुए होते हैं एक किसान के पास में, वो आने वाली पीढ़ी को दे रहा है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये मेरे, कम से कम मुझे पढ़ते हुए जो अर्थ प्रतीत हुए हैं इन कविताओं के, उनके मैंने एक दो इशारे छोटे छोटे मतलब किए हैं। और सबके अपने अर्थ हो सकते हैं, मुझे नहीं पता आलोचकों ने इन कविताओं के बारे में क्या समझा है, क्या कहा है। और इसका शीर्षक भी प्रोग्राम का यही है, विद्यार्थियों के बीच केदारनाथ सिंह। तो एक विद्यार्थी, एक छात्र जो है किस तरह से ग्रहण करता है इन कविताओं को, उसको लेकर के मेरा ये थोड़ा सा पाठ वगैरह था। तो धन्यवाद पीयूष भैया, अब आगे का संचालन। धन्यवाद गौरव। जैसा कि हम जानते भी हैं, केदारनाथ सिंह जी को पढ़ना और उनकी कविताओं से गुजरना, हमेशा ऐसा लगता है कि जो छोटी छोटी चीजें होती है, उन सबको केदारनाथ सिंह जी ने अपनी कविताओं में सबसे ज्यादा जगह दी है। बड़ी चीजों पर कविताएं लिखना बहुत ही आसान हो सकता है, लेकिन आप एक छोटे से ईंट पर या अपने गांव की पगडंडियों पर या कहीं छोटे से घास पर, तिनके पर, पक्षी पर, इन सब पर कविता अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी जो इन चीजों के प्रति जो आपकी दृष्टि है वो पता चलती है। एक कविता है केदारनाथ सिंह की, उनकी पंक्तियां हैं, कविता का अंश जो है कि दरवाजों का खुला होना खुद एक उम्मीद है जो थामे रखता है नींव को। मैंने ईंटों से सीखा है घर का व्याकरण। मतलब ईंट जो बांध करके पूरे घर को रखता है, उससे एक सीख रहा है पूरा व्याकरण, क्योंकि व्याकरण में हम जानते हैं कि वर्ण जो है किस तरह से पूरे शब्द को, और शब्द जो है वाक्य को बांध करके रखते हैं, और उसी से पूरी भाषा का निर्माण होता है। कवि ने भाषा पर भी काफी लिखा है। जब भी कवि परेशान होता है तब वह भाषा में लौटना चाहता है, और यह भी लिखते हैं कि ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में। तो यह बहुत बड़ी बात है। तो ज्यादा समय ना लेकर के आगे मैं सौरभ त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी कविता जो उन्होंने चयन किया है उसका पाठ करें। धन्यवाद पीयूष भाई इस वर्चुअल मंच के लिए। आज केदारनाथ सिंह की पुण्यतिथि है, तो उनकी कुछ कविताओं को मैंने आज के पाठ के लिए चुना है। हम जानते हैं कि
केदारनाथ सिंह आगे के तीसरे सप्तक से जो है 21वीं सदी तक लिखते आए हैं और 2013 में उनको ज्ञानपीठ मिला। इस दौर में कविता और अकेलेपन के बीच उनके यहाँ काव्य में एक तीसरे की खोज हमेशा से देखने को मिलती है। तो तीसरे की खोज क्या रही है? उनकी एक कविता है, उसकी दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। यहाँ जाना मुझे लगता है वही तीसरे की खोज है जो असल मायने में कविता का सच भी है। यहाँ पर मैं अब उनकी ज्यादा भूमिका ना मानते हुए उनकी कविता जो है शुरू करना चाहता हूँ। और पहली कविता जो है वह बनारस है, प्रसिद्ध कविता है बनारस। मुझे वर्जीनिया वुल्फ की एक पंक्ति याद आ रही है जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आई एम इन द मूड टू डिजॉल्व इन द स्काई। कविता को अगर हम शुरू करेंगे तो आपके सामने बनारस का वो बिंब दिखने लगेगा जो उन्होंने अपनी कविता में उकेरा है। तो कविता की शुरुआत करते हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है, जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पछकियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे। शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की एक मध्यम लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि पानी वहीं है, कि वहीं पर बधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। तो ये उनकी पहली कविता थी बनारस। दूसरी कविता का पाठ मैं आपके साथ साझा करूंगा। दूसरी कविता यहां से देखो काव्य संग्रह से है। कविता का नाम है सुई और तागे के बीच में। माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही,
यह कविता ग्रामीण और शहर के बीच में बनती जा रही खाई को लेकर है, और दूसरी तरफ आधुनिक बोध कैसे पनप रहा है शहरों में। तो माँ और मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही है। पानी गिर नहीं रहा, पर गिर सकता है किसी भी समय। मुझे बाहर जाना है, और माँ चुप है कि मुझे बाहर जाना है। यह तय है, मैं जाऊंगा तो माँ को भूल जाऊंगा, जैसे मैं भूल जाऊंगा उसकी कटोरी, उसका गिलास, वह सफेद साड़ी जिसमें काली किनारी है। मैं एकदम भूल जाऊंगा जिसे इस समूची दुनिया में माँ और सिर्फ मेरी माँ पहनती है। उसके बाद सर्दियां आ जाएंगी, और मैंने देखा है कि सर्दियां जब भी आती हैं तो माँ थोड़ा और झुक जाती है अपनी परछाई की तरफ। खून के बारे में उसके विचार बहुत सख्त, मृत्यु के बारे में बेहद कोमल, पक्षियों के बारे में वह कभी कुछ नहीं कहती। हालांकि नींद में वह खुद एक पक्षी की तरह लगती है। जब वह बहुत ज्यादा थक जाती है तो उठा लेती है सुई और तागा। मैंने देखा है कि जब सब सो जाते हैं तो सुई चलाने वाले उसके हाथ देर रात तक समय को धीरे धीरे सिलते हैं, जैसे वह मेरा फटा हुआ कुर्ता हो। पिछले 60 वर्षों से एक सुई और तागे के बीच दबी हुई माँ, हालांकि वह खुद एक करघा है जिस पर 60 बरस बुने गए हैं, धीरे धीरे तह पर तह, खूब मोटे और गझिन और खुरदुरे 60 बरस। तीसरी कविता बाघ कविता संग्रह से है। समय, समाज, सभ्यता और राजनीति किस तरह इस कविता में दिखाई देती है, तो हम कविता पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कविता की व्याख्या करने की जरूरत होनी चाहिए। कविता स्वयं एक व्याख्या है। कविता है कथाओं से भरे इस देश में। कथाओं से भरे इस देश में मैं भी एक कथा हूं। एक कथा है बाघ भी। इसलिए कई बार जब उसे छिपने को नहीं मिलती कोई ठीक ठाक जगह, तो वह धीरे से उठता है और जाकर बैठ जाता किसी कथा की ओट में। तो चाहे जितना ढूंढो, चाहे छान डालो जंगल की पत्ती पत्ती, वह कहीं मिलता ही नहीं है। बेचारा भैंसा सांझ से सुबह तक चुपचाप बंधा रहता है एक पतली सी जल की रस्सी के सहारे। और बाघ है कि उसे प्यास लगती ही नहीं, कि वह आता ही नहीं है कई कई दिनों तक जल में छूटी हुई अपनी लंबी शानदार परछाई को देखने। और जब राजा आता है और जंगल में पड़ता है फांका और तान ली जाती है सारी बंदूकें उस तरफ जिधर हो सकता है बाघ, तो सच्चाई यह है कि उस समय बाघ यहाँ होता है ना वहां। वह अपने शिकार का खून पी चुकने के बाद आराम से बैठा रहता है किसी कथा की ओट में। इस विशाल देश के धुर उत्तर में एक छोटा सा खंडहर है किसी प्राचीन नगर का, जहां उसके वैभव के दिनों में कभी कभी आते थे बुद्ध, कभी कभी आ जाता था बाघ। दोनों अलग अलग आते थे। अगर बुद्ध आते थे पूरब से तो बाघ का क्या। कभी वो पश्चिम से आ जाता था, कभी किसी ऐसी गुमनाम दिशा से जिसका किसी को आभास तक नहीं होता था, पर कभी कभी दोनों का हो जाता था सामना। फिर बाघ आग उठा, देखता था बुद्ध को, और बुद्ध सिर झुका बढ़ जाते थे आगे। इस तरह चलता रहा महान जीवन उस छोटे से नगर का, बुद्ध की करुणा और बाघ के आतंक की एक दूसरे को काटती हुई दोहरी छाया। वहां लोगों का ख्याल था कि बुद्ध समझते हैं बाघ की भाषा, पर बेचारे बाघ के लिए बुद्ध की पाली घास की तरह सुंदर थी और एकदम अखाद्य। इस तरह दोनों के बीच एक अजब सा रिश्ता था, जहां एक और भूख ही भूख थी,
दूसरी ओर करोड़ा ही करोड़ा, और दोनों के बीच कोई पुल नहीं था। पर कभी कभी रातों में जब हिमालय की चोटियों पर गिरती थी बर्फ और नगर में चलती थी तेज हवाएं, तो नगरवासी सोचते थे इसी झोंके में कहीं सिहरते होंगे बुद्ध। और कितना अजब है कि इसी झोंके में कहीं हिलता होगा बाघ भी। धन्यवाद आज की इस कविता संग्रह के लिए। पीयूष भाई। धन्यवाद सौरभ भाई। इस शहर में वसंत अचानक आता है, बेहद खूबसूरत कविता है। मैं तो कहता हूं कि कोई भी साहित्य का सुधी पाठक जो बनारस जाता होगा, गंगा के घाट पर बैठता होगा और उसे केदारनाथ सिंह की यह कविता याद ना आती होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। बनारस कविता इसी तरह से हमारे जहन में बैठ जाता है। आगे मैं कीर्ति पवार को आमंत्रित करता हूं जो अपनी कविता पाठ करेंगे। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और पीयूष पुष्पम जो कि हमारे रचयिता के संचालक भी हैं अभी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया है। तो मैं सबसे पहले अपनी केदारनाथ सिंह जी की ही कविता आना, जो कि अकाल में सारस कविता संग्रह में संकलित है, उसको सुनाना चाहूंगी। आना। आना जब समय मिले, जब समय न मिले तब भी आना। आना जैसे हाथों में आता है जांगर, जैसे धमनियों में आता है रक्त, और चूल्हों में धीरे धीरे आती है आंच। आना। आना जैसे बारिश के बाद बबूल में आ जाते हैं नए नए कांटे, दिनों को चीरते फाड़ते और वादों की धज्जियां उड़ाते हुए आना। आना जैसे मंगल के बाद चला आता है बुद्ध। ये मेरी पहली कविता थी, तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी अगली कविता पसंद आएगी, क्योंकि ये जैसे हम बता ही रहे हैं कि ज्यादातर बच्चों की डीपी पर लगी रहती है, व्हाट्सएप डीपी पर भी, हाथ कविता। हाथ, उसका हाथ, उसका हाथ मैंने अपने हाथ में लेते हुए सोचा, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह ही गर्म और सुंदर होना चाहिए। धन्यवाद। मेरी अगली कविता है हक दो। हक दो, फूल को हक दो, हक दो वह हवा को प्यार करे, ओस धूप रंगों से जितना भर सके भरे, सिहरे कांपे उभरे, और कभी किसी एक अंखुए की आहट पर पंखुड़ी पंखुड़ी सारी आयु नाप कर दे दे किसी एक अनदेखे अनजाने क्षण को नए फूलों के लिए। गंध को, गंध को हक दो वह उड़े बहे घिरे झरे मिट जाए नई गंध के लिए। बादल को हक दो, हक दो वह हर नन्हे पौधे को छाह दे दुलारे, फिर रेशे रेशे में हल्की सुरधुनों की पत्तियां लगा दे, फिर कहीं भी गिरे बरसे गहरे टूटे चुक जाए नए बादल के लिए। डगर को हक दो, हक दो वह कहीं भी किसी वन पर्वत खेत गली गांव चौहटे जाकर सौंप दे थकन अपनी बाहें अपनी नई डगर के लिए। लहर को हक दो, हक दो वह कभी संग पुरवा के कभी साथ पछुआ के इस तट पर भी आए उस तट पर भी जाए, और किसी रेती पर सिर रख सो जाए नई लहर के लिए। व्यथा को हक दो, हक दो वह भी अपने दो नन्हे कटे हुए डैनों पर आने वाले पावन भोर की किरण पहली झेल कर बिखर जाए झर जाए नई व्यथा के लिए। माटी को हक दो वह भीजे सर से फूटे अखुआए और इन मेड़ों से लेकर उन मेड़ों तक जाए, और कभी ना हारे, यदि हारे
तभी भी उसके माथे पर हिले और उठते ही जाए यह दूब की पताका नए मानव के लिए, नए मानव के लिए। धन्यवाद। वैसे केदारनाथ सिंह जी पर आज हमारी 12 बजे लाइव विश्वनाथ त्रिपाठी सर ने भी की थी, तो काफी चीजें हो गई है उनके बारे में। तो मैं अपनी कविताओं के साथ धन्यवाद आपको देती हूँ। थैंक यू पीयूष। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति। तुम आना जैसे आता है मंगल के बाद। कितनी खूबसूरत कविता है। चंद शब्दों में कितना कुछ कहा जा चुका है। जैसे आता है छीनियों में रस, उस तरह से आना। और हाथ को दुनिया में सबसे ज्यादा नर्म और खूबसूरत होना चाहिए। तो यह खूबसूरत कविता के साथ में आगे ताजवर को बुलाता हूँ और वो पढ़े अपनी कविता। पहले आवाज सब तक पहुंच रही है ना मेरी, क्योंकि मैंने अभी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया है। जी जी आ रही है आवाज। हाँ जी दीदी, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। हाँ, तो मैं किसी भी भूमिका को मुझे लगता है अब नहीं बांधना चाहिए। हम लोग लगभग बहुत सारी बातें जो हैं वो कर चुके हैं कविताओं को पढ़ने से पहले, और साथ साथ विश्लेषण और व्याख्या भी कई लोगों ने की है। तो मुझे लगता है कि सीधे कविता पर आ जाना चाहिए, और वो अपने आप में काफी है। उसका परिप्रेक्ष्य बहुत व्यापक है और हर किसी का अपना एक अलग अर्थ है। तो जो मैंने कविताएं चुनी हैं उसमें से मैं जो पहली कविता पढ़ूंगी, उस कविता का शीर्षक है बुनाई का गीत। उठो सोए हुए धागों, उठो उठो कि दर्जी की मशीन चलने लगी है। उठो कि धोबी पहुंच गया है घाट पर। उठो कि नंग धड़ंग बच्चे जा रहे हैं स्कूल। उठो मेरी सुबह के धागों और मेरी शाम के धागों, उठो उठो कि ताना कहीं फंस रहा है। उठो कि भरनी में पड़ गई है गांठ। उठो कि नाव के पाल में कुछ सूत कम पड़ रहे हैं। उठो झाड़न में, मोजों में, टाट में और दरियों में दबे हुए धागों, उठो उठो कि कहीं कुछ गलत हो गया है। उठो कि इस दुनिया का सारा कपड़ा फिर से बुनना होगा। उठो मेरे टूटे हुए धागों और मेरे उलझे हुए धागों, उठो उठो कि बुनने का समय हो रहा है। तो ये था बुनाई का गीत, और ये कविता बहुत व्यापक संदर्भ अपने आप में लिए हुए है छोटे से धागों के माध्यम से। और अगली जो कविता मैंने चुनी है, उस कविता का शीर्षक है गर्मी में सूखते हुए कपड़े। कपड़े सूख रहे हैं, हजारों हजार मेरे या न जाने किसके कपड़े रस्सियों पर टंगे हैं और सूख रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से शहर में कपड़ों का सूखना देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ हवा को, वो पिछले कई दिनों से कपड़े सुखा रही है। उन्हें फिर से धागों और कपास में बदलती हुई कपड़ों को धुन रही है हवा। कपड़े फिर से बुने जा रहे हैं, फिर से काटे और सिले जा रहे हैं कपड़े, आदमी के हाथ और घुटनों को बराबर करने के लिए। कपड़े सूख रहे हैं और सुबह से धीरे धीरे गर्म हो रहा है लोहा। तो ये इस कड़ी की दूसरी कविता थी, गर्मी में सूखते हुए कपड़े। अगली जो कविता है उसका शीर्षक है पानी में घिरे हुए लोग। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते। वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को, और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर, बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। ये कितना अद्भुत है कि बाढ़ चाहे जितनी भयानक हो, उन्हें पानी में थोड़ी सी जगह जरूर मिल जाती है। थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा आसमान, फिर वे गाड़ देते हैं खंबे,
तान देते हैं बोरे, उलझा देते हैं मूंज की रस्सियां और टाट। पानी में घिरे हुए लोग अपने साथ ले आते हैं पुआल की गंज, वे ले आते हैं आम की गुठलियां, खाली टिन, भुने हुए चने, वे ले आते हैं चिलम और आग। फिर बह जाती हैं उनके मवेशी, उनकी पूजा की घंटी बह जाती है। बह जाती है महावीर जी की आदमकद मूर्ति, घरों की कच्ची दीवारें, दीवारों पर बने हुए हाथी घोड़े, फूल पत्ते, पाट पटोरे सब बह जाते हैं। मगर पानी में घिरे हुए लोग शिकायत नहीं करते। वे हर कीमत पर अपनी चिलम के छेद में कहीं ना कहीं से बचा रखते हैं थोड़ी सी आग। फिर डूब जाता है सूरज। कहीं से आती है पानी में तैरती हुई लोगों के बोलने की तेज आवाजें। कहीं से उठता है धुआं पेड़ों पर मंडराता हुआ, और पानी में घिरे हुए लोग हो जाते हैं बेचैन। वे जला देते हैं एक टूटी लालटेन, टांग देते हैं कि ऊंचे बांस पर, ताकि उनके होने की खबर पानी के उस पार तक पहुंचती रहे। फिर उस मध्यम रोशनी में पानी की आंखों में आंखें डाले हुए वे रात भर खड़े रहते हैं, पानी के सामने, पानी की तरफ और पानी के खिलाफ। सिर्फ उनके अंदर अरार की तरह हर बार कुछ टूटता है, हर बार पानी में कुछ गिरता है, छपाक छपाक। तो ये थी 3 कविताएं जो अभी मैंने पढ़ी, और इस कड़ी में मैं वैसे एक चौथी कविता भी पढ़ देती हूँ जो मैंने लिखी थी, और मुझे लगा था कि अगर समय होगा तो मैं ये पढ़ दूंगी। तो इस कविता का शीर्षक है अड़ियल सांस। अड़ियल सांस। पृथ्वी बुखार में जल रही थी, और इस महान पृथ्वी के एक छोटे से सिरे पर लेटी थी वह, और उसकी सांस अब भी चल रही थी। और सांस जब तक चलती है, झूठ, सच, पृथ्वी, तारे सब चलते रहते हैं। डॉक्टर वापस जा चुका था, और हालांकि वो वापस जा चुका था, पर अभी सबको उम्मीद थी कि कहीं कुछ है। जो बचा रह गया है नष्ट होने से, जो बचा रह जाता है, लोग उसी को कहते हैं जीवन। कई बार उसी को काई, घास या पत्थर भी कह देते हैं लोग। लोग जो भी कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ जीवन हमेशा होता है। तो ये वही चीज थी, यानी कि जीवन, जिसे तड़पता हुआ छोड़कर चला गया था डॉक्टर, और वो अब भी थी और सांस ले रही थी उसी तरह। उसकी हर सांस हथौड़े की तरह गिर रही थी सारे सन्नाटे पर। ठक ठक बज रहा था सन्नाटा, जिससे हिल उठता था दिया जो रखा था उसके सिरहाने। किसी ने उसकी देह छुई और कहा, अभी गर्म है, लेकिन असल में देह या कि दिया कहाँ से आ रही थी जीने की आंच, ये जांचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि डॉक्टर जा चुका था। और अब खाली चारपाई पर सिर्फ एक लंबी और अकेली सांस थी, जो उठ रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी। इसी तरह अड़ियल सांस को मैंने पहली बार देखा, मृत्यु से खेलते और पंजा लड़ाते हुए। तुझ असहाय गरिमामय सांस को मैंने पहली बार देखा इतने पास से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाकी मुझे लगा कि विश्लेषण की जरूरत नहीं है, सिर्फ कविताएं पढ़ देनी चाहिए, इसलिए मैंने इनकी अपनी जो मेरी व्याख्या है उसको नहीं बताया है, ना ही दिया है, क्योंकि आप सबके अपने अपने अलग अलग अर्थ हैं। और इसी के साथ मैं अपनी आवाज को विराम दे देती हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ताजवर्दी। आवाज का विराम ना दे वो बेहतर रहेगा, क्योंकि
अब जो मैं हूँ एक कविता है कि जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। आजकल माहौल ऐसा ही हो गया है कि किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है। आगे मैं निशा को आमंत्रित करता हूँ। आगे मैं निशा को आमंत्रित निशा जी आवाज आप पाठ करें। हाँ। मेरी कविता केदारनाथ सिंह जी की कविता मेरी भाषा के लोग। मेरी भाषा के लोग मेरी सड़क के लोग हैं, सड़क के लोग सारी दुनिया के लोग। पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। फिर वह पीली सी बस हवा में गायब हो गई और मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी, जो अंतिम सिक्के की तरह हमेशा बच जाती है मेरे पास हर मुश्किल में। कहती वह कुछ नहीं, पर बिना कहे भी जानती है मेरी जीभ कि उसकी खाल पर चोटों के कितने निशान हैं, कि आती नहीं नींद उसकी कई संज्ञाओं को, दुखते हैं अक्सर कई विशेषण। पर इन सब के बीच असंख्य होठों पर एक छोटी सी खुशी से थरथराती रहती है यह। तुम झांक आओ सारे सरकारी कार्यालय, पूछ लो मेज से दीवारों से पूछ लो, छान डालो फाइलों के ऊंचे ऊंचे मनहूस पहाड़, कहीं मिलेगा ही नहीं इसका एक भी अक्षर। और यह नहीं जानती इसके लिए अगर ईश्वर को नहीं तो फिर किसे धन्यवाद दे। मेरा अनुरोध है, भरे चौराहे पर करबद्ध अनुरोध, कि राज नहीं भाषा, भाषा भाषा, सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को। इसमें भरा है पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी आवाजों का बूंद बूंद अर्क, कि मैं जब भी इसे बोलता हूँ तो कहीं गहरे अरबी, तुर्की, बांग्ला, तेलुगु, यहाँ तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज भी सब बोलता हूँ जरा जरा, जब बोलता हूँ हिंदी। पर जब भी बोलता हूँ यह लगता है पूरे व्याकरण में एक कारक की बेचैनी, एक तद्भव का दुख तत्सम के पड़ोस में। मेरी जो मैं दूसरी कविता भी पढ़ने जा रही हूँ, यह पृथ्वी रहेगी। मुझे विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी, यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में। यह रहेगी जैसे पेड़ के तने में रहते हैं दीमक,
जैसे दाने में रह लेता है घुन, यह रहेगी प्रलय के बाद भी मेरे अंदर। यदि और कहीं नहीं तो मेरी जबान और मेरी नश्वरता में यह रहेगी। और एक सुबह मैं उठूंगा पृथ्वी समेत, जल और कच्छप समेत। मैं उठूंगा और चल दूंगा उससे मिलने, जिससे वादा है कि मिलूंगा। थैंक यू। बेहद खूबसूरत तरीके से कविता का पाठ किया निशा ने। अब मैं गायत्री को आमंत्रित करता हूँ, वो कविता पाठ करेंगी। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैंने 4 कविताएं चुनी हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं साहित्य की नहीं हूँ, इसलिए कई सारी जगहों पे जहाँ ठहराव होगा या जिस तरह से कविताएं पढ़ी जाती होंगी, हो सकता है कि वो तरीका मुझ में कम हो या ना हो, तो मैं पहले से ही माफी मांग ले रही हूँ। और दूसरी बात ये कि केदारनाथ सिंह मूड है, यानी जिस भी मूड में आप होंगे आपके लिए वो उस तरह की कविताएं मौजूद होंगी। तो मैंने ऐसे ही 4 अलग अलग तरह की मूड की कविताएं चुनी हैं। पहली है गांव आने पर, दूसरी कविता जो मैंने चुनी है वो दाने है, तीसरी 2 लोग, और चौथी कविता है तुम आई। तो क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और गाजीपुर से हूँ, और केदारनाथ सिंह भी मेरे अ, बगल के जिले से ही हैं, बलिया से, तो एक एक किस्म की का लगाव है। और तो उसी ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखते हुए गांव आने पर कविता मैं कविता का पाठ मैं कर रही हूँ। अब आ तो गया हूँ पर क्या करूं मैं, एक बूढ़े पक्षी की तरह लौट लौट कर मैं क्यों यहाँ चला आता हूँ बार बार। पृथ्वी पर ऊब क्या उतनी ही पुरानी है जितनी दूब, यह हवा मुझे घेरती क्यों है, क्यों यहाँ चलते हुए लगता है अपनी सांस के अंदर के किसी गहरे भरे मैदान में चल रहा हूँ। कौन है ये लोग जो कि मेरे हैं, इनके चेहरों को देखकर मुझे अपनी घड़ी की सुई ठीक क्यों करनी पड़ती है बार बार। जो मेरे नहीं हैं आखिर वे भी तो मेरे ही हैं, चाहे जहां भी रहते हो। फिर क्यों यह जिद कि यही यही सिर्फ यही मेरा घर है। अपनी सारी गर्द और थकान के साथ अब आ तो गया हूँ, पर यह कैसे साबित हो कि उनकी आंखों में मैं कोई तौलिया या सूटकेस नहीं, मैं ही हूँ। क्या करूं मैं, क्या करूं कि लगे कि मैं इन्हीं में से हूँ, इन्हीं का हूँ, कि यही है मेरे लोग जिनका मैं दम भरता हूँ कविता में, और यही यही जो मुझे कभी नहीं पढ़ेंगे। छू लूं किसी को, लिपट जाऊं किसी से, मिलूं पर किस तरह मिलूं कि बस मैं ही मिलूं और दिल्ली ना आए बीच में। क्या है कोई उपाय कि आदमी सही साबुत निकल जाए गली से और बिल्ली ना आए बीच में। और दूसरी कविता दाने। जो लोग भी गांव में होंगे और जब भी फसलें कटती होंगी और किसान किसान परिवार से संबद्ध होंगे, वो इस कविता को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। नहीं हम मंडी नहीं जाएंगे, खलिहान से उठते हुए कहते हैं दाने, जाएंगे तो फिर लौट कर नहीं आएंगे, जाते जाते कहते जाते हैं दाने। अगर लौट कर आए भी तो तुम हमें पहचान नहीं पाओगे, अपनी अंतिम चिट्ठी में लिख भेजते हैं दाने। इसके बाद महीनों तक बस्ती में कोई चिट्ठी नहीं आती। तीसरी कविता 2 लोग है, 2 लोग कविता है। जितने भी लोग प्रेम में पड़े होंगे और उन्होंने जरूर, अगर वो साहित्यिक प्रवृत्ति के लोग होंगे और साहित्य उन्हें पसंद होगा, तो जरूर ही अंतरंग क्षणों में या किसी भी और समय में शेयर की होगी उन्होंने ये कविता एक दूसरे से। तो मैं
पढ़ती हूँ। तुमने अकेले आदमी को पहाड़ से उतरते देखा है? मैं कहूंगा एक कविता, एक शानदार कविता। मगर उन्हें तुम क्या कहोगे? वे दो लोग जो उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, महज दो लोग, कितने घंटों, कितने दिन, कितनी शताब्दियों से वहां बैठे हैं दो लोग। क्या तुम बता सकते हो? दो लोग जरा देर बाद उठेंगे और समूचे शहर को अपनी पीठ पर लाद कर किसी नदी या पहाड़ की तरफ चल देंगे। दो लोग, दो लोग क्या करेंगे इस दुनिया का? तुम कुछ नहीं कह सकते। दो लोग फिर लौटेंगे किसी भरी दोपहरी में सड़क के किनारे, तुम्हें अचानक मिल जाएंगे दो लोग। मगर क्यों दो लोग, और हमेशा दो लोग? क्या एक को तोड़ने से बन जाते हैं दो लोग? दो लोग तुम्हारी भाषा में ले आते हैं कितने शहरों की धूल और उच्चारण। क्या तुम जानते हो? दो लोग सड़क के किनारे महज चुपचाप चलते हुए दो लोग तुम्हारे शहर को कितना अनंत बना देते हैं। तुमने कभी सोचा है? अब आखिरी कविता है, तुम आए। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में काटा जाए धस। तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो कहानी। तुम हंसी जैसे तट पर बजता हो पानी। तुम हिली जैसे हिलती है पत्ती, जैसे लालटेन के शीशे में कांपती हो बत्ती। तुमने छुआ जैसे धूप में धीरे धीरे उड़ता है बुआ, और अंत में जैसे हवा पकाती है गेहूं के खेतों को तुमने मुझे पकाया। और इस तरह जैसे दाने अलगाए जाते हैं भूसे से, तुमने मुझे खुद से अलगाया। धन्यवाद। धन्यवाद गायत्री। कुछ विशेष कारणों से उनका वीडियो ऑन नहीं हो पाया। सच कहें तो केदारनाथ सिंह की एक कविता है कि इन कविता का अंश है कि इंतजार मत करो, जो कहना है कह डालो, क्योंकि हो सकता है फिर कहने का कोई अर्थ ना रह जाए। केदारनाथ सिंह जी हमें वर्तमान में जीने की सलाह देते हैं, क्षण को जीने की सलाह देते हैं कि जिस क्षण में हम जी रहे हैं उस क्षण को महसूस करते हुए उसी में हमें जीना चाहिए। आगे मैं पुष्पांकिता को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कविता पाठ करें। मेरी आवाज आ रही है? जी। सबसे पहले मैं तो पीयूष जी आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। साथ ही रचयिता टीम को भी धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा आयोजन किया आपने आज के अवसर पर। और मैंने जो 4 कविताएं चुनी है केदारनाथ सिंह की, क्योंकि ये सभी कविताएं मुक्तक छंद की हैं और सभी के लिए आसानी से ग्राह्य है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूमिका बांधने की जरूरत है। तो मैं अपनी कविता का जो चुनाव मैंने किया है उसमें सबसे पहली कविता है अकाल में सारस। 3 बजे दिन में आ गए वे, जब वे आए किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे भी आ सकते हैं सारस। एक के बाद एक वे झुंड के झुंड धीरे से धीरे आए, धीरे धीरे वे छा गए सारे आसमान में। धीरे धीरे उनके क्रिंकार से भर गया सारा का सारा शहर। वे देर तक करते रहे शहर की परिक्रमा, देर तक छतों और बारजों पर उनके डैनों से झरती रही धान की सूखी पत्तियों की गंध। अचानक एक बुढ़िया ने उन्हें देखा। जरूर वे पानी की तलाश में आए हैं, उसने सोचा। वह रसोई में गई और आंगन के बीचों बीच लाकर रख दिया एक जल भरा कटोरा।
लेकिन सारस उसी तरह करते रहे शहर की परिक्रमा। न तो उन्होंने बुढ़िया को देखा, न जल भरा कटोरे को। सारसों को तो पता ही नहीं था, सारसों को तो पता ही नहीं था कि नीचे रहते हैं लोग जो उन्हें कहते हैं सारस। पानी को खोजते दूर देसावर से आए थे, तो उन्होंने गर्दन उठाई, एक बार पीछे की ओर देखा। न जाने क्या था उन निगाहों में, कि दया कि घृणा। पर एक बार जाते जाते उन्होंने शहर की ओर मुड़कर देखा जरूर। फिर हवा में अपने डैने पीटते हुए दूरियों में धीरे धीरे खो गए तारे। इसी कड़ी में मैंने जो दूसरी कविता चुनाव किया है वह है विज्ञान और नींद। आज कहते हैं ना कि भाग दौड़ भरी जिंदगी पर थकना मना है, तो कुछ ऐसा ही है कि विज्ञान इतना विकसित तो हुआ, विज्ञान ने हमें बहुत विकसित तो किया है, लेकिन वो एक चैन की नींद जो हमें नहीं मिल पाई, उसी की बात कर रहे हैं। जब ट्रेन चलता हूँ तो विज्ञान को धन्यवाद देता, वैज्ञानिक को भी। जब उतरता हूँ वायुयान से तो ढेरों धन्यवाद देता हूँ विज्ञान को, और थोड़ा सा ईश्वर को भी। पर जब बिस्तर पर जाता हूँ और रोशनी में नहीं आती नींद, तो बत्ती बुझाता हूँ और सो जाता। विज्ञान के अंधेरे में अच्छी नींद आती है। भोजपुरी की माटी के अग्रदूत हैं कवि केदारनाथ सिंह। उनकी माटी से जुड़ी कविता है भोजपुरी, तो इस कविता का शीर्षक भी भोजपुरी ही है। लोकतंत्र के जन्म से बहुत पहले का एक जिंदा ध्वनि लोकतंत्र है यह, जिसके एक छोटे से हम में तुम सुन सकते हो करोड़ों मैं की धड़कने। जरा देर से आई इसलिए खो भी जाए तो डर नहीं इसे, क्योंकि जबान इसकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है आज भी। कभी आना मेरे घर, तुम्हें सुनाऊंगा, मेरे झरोखों पर रखा शंख है यह, जिसमें धीमे धीमे बजते हैं सातों समुद्र। अब मैं जो अंतिम कविता पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है आंसू का वजन। कितनी लाख चीखों, कितनी करोड़ विलापों चित्कारों के बाद, कितनी लाख चीखों, कितनी करोड़ विलापों चित्कारों के बाद किसी आंख से टपकी एक बूंद को नाम मिला आंसू। कौन बताएगा बूंद से आंसू कितना भारी है। बस इन्हीं 4 कविताओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सच कहा जाए तो एक आंसू का वजन जो होता है वह जो खारा है, 7 समुद्र का पानी अगर मिल जाए वह भी उसके सामने कम हो सकता है। केदारनाथ सिंह जी अपनी एक कविता में कहते हैं कि ठंड से नहीं मरते शब्द, वे मर जाते हैं साहस की कमी से। कई बार मौसम की नमी से मर जाते हैं शब्द। शब्द जो भी हो वह तुरंत कह देना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, उसे बोलना चाहिए। केदारनाथ जी की कविता हमें हमेशा बोलने के लिए प्रेरित करती है, हमेशा जीने के लिए प्रेरित करती है। अंत में मैं सौरभ सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी कविता का पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भैया। केदारनाथ जी को पढ़ते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि
3-4 या 5 कविताएं चुन ली जाएं और उन्हें पढ़ दिया जाए, लेकिन ये बेहतर है कि 7-8 लोग पढ़ने के लिए थे, तो लगभग बहुत सारी जो भी अच्छी कविताएं या फिर जो कविताएं लोग अक्सर पढ़ते सुनते रहते हैं, वो यहाँ पर पढ़ी सुनी जा रही हैं। तो ये काफी अच्छा है और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि मैं किन कविताओं को चुन लूं, लेकिन फिर भी कुछ कविताएं चुननी थी इसलिए मैंने चुना है। मैं बोलूंगा कम, इसलिए मैं इस लालच को दबा नहीं पा रहा हूं कि मैं 4 की जगह 5 कविताएं पढ़ूं, तो मैं 5 कविताएं पढ़ना चाहूंगा। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है ये ध्यान देने की कि जैसे शुरुआत में ही गौरव भैया ने जैसे कहा कि बहुत भाषा को आपको देखना पड़ेगा केदार जी की, या फिर जो बहुत सूक्ष्म है, जो बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, आप खुद भी कह रहे थे बीच में कि बहुत छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दिया है। तो मैं 2 कविताएं आपके सामने रखना चाहता हूं और देखिए कि किस तरह कैसे कविता करना या कविता को महसूस करना या सौंदर्य कितना सहज है। आप महसूस कर पाएंगे कि सौंदर्य जिसकी साधना करते हैं अपने जीवन भर, कि सौंदर्य सुंदर चीजें देखने को मिले, सुनने को मिले, कहने को मिले, आप कविताओं में देखिए कि वो कितनी सहजता से मिल जा रही हैं। लेकिन इस सौंदर्य के पीछे, इस सहजता के पीछे विराट हो सकने की एक अप्रतिम साधना है। जैसे कि हाथ कविता जब पढ़ी जा रही है तो कभी किसी अपने प्रिय का हाथ अपने हाथ में लेकर के जब वह उसे पूरी दुनिया को मान रहा है कि उसकी तरह सुंदर और मुलायम हो जाए, तो ये निजता जो बहुत निजी है, उसे इतना विराट कर देना है कि उसमें पूरी दुनिया, समस्त सृष्टि उसमें समा जाए। तो ये बहुत बड़ी साधना है और इस साधना के बाद ये सहजता आती है जो केदार जी की कविताओं में हमें देखने को मिलती है। तो मैं 2 कविताएं पहले आपके सामने रख रहा हूँ और देखिए कि कितनी जो सौंदर्य कितना सहज रूप से उनमें निकल करके आ रहा है। एक कविता है 5 पिल्ले। कुतिया ने जने 5 पिल्ले, पांचों स्वस्थ सुंदर, नरम झबरे गदबदे पिल्ले। अब सूरज की ओर मुंह किए पांचों खड़े हैं, कूं करते चकित हैरान, मानो पूछ रहे हों कि लो हम आ तो गए, अब क्या करें इस दुनिया का। एक दूसरी कविता है धीरे धीरे हम। धीरे धीरे पत्ती, धीरे धीरे फूल, धीरे धीरे ईश्वर, धीरे धीरे धूल, धीरे धीरे लोग, धीरे धीरे बाग, धीरे धीरे भूसी, धीरे धीरे आग, धीरे धीरे मैं, धीरे धीरे तुम, धीरे धीरे वे, धीरे धीरे हम। अब आप देखिए कि छायावाद के समय में प्रसाद जब लिखते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मतलब मुझे सहसा ही एक कविता याद हो आई। और मतलब जो कोलाहल है हमारे जीवन का, जो गति है, मसलन की मशीनी सभ्यता के आने के बाद से या फिर शहरी सभ्यता के इतने दबाव के बीच जो गति है जीवन की, जो बहुत ज्यादा है, या फिर आज फेसबुक पर हैं हम, व्हाट्सएप पर हैं, तमाम सारी चीजों पर, उसके बीच में जब आप ये कविताएं पढ़ते हैं तो जीवन धीरे धीरे, मतलब वह जो निर्मिति है हमारे जीवन की, जो सौंदर्य की निर्मिति है, वह बहुत स्लो पेस पर है, बहुत धीमे धीमे हो रहा है। तो कविता को पढ़ते हुए भी और जीवन को जीते हुए, दोनों ही विधियों में हमें इस धीमेपन की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि शायद ये कविता इन्हीं चीजों की ओर संकेत कर रही है कि गति थोड़ा धीमे करना पड़ेगा, तब हम शायद जो है बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कविता के साथ भी इस तरीके से थोड़ा वक्त देना पड़ता है। मैं सिर्फ संकेत कुछ एक कविताओं का और कर दे रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है कि फिर लोग इन्हें पढ़ें और बार बार पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से वो कविताएं हमारे जीवन में शामिल हो पाएंगी। कुछ एक कविताएं और हैं, मसलन की एक कविता है वाह। मैं वो कविता पढ़ देता हूँ। इतने दिनों बाद वह इस समय ठीक मेरे सामने है, न कुछ कहना न सुनना, न पाना न खोना, आंखों के आगे सिर्फ एक परिचित चेहरे का होना बस इतना ही काफी है। बस इतने से हल हो जाते हैं बहुत से सवाल, बहुत से शब्दों में बस इसी से भराया है लबालब अर्थ कि वह है और चकित हूं मैं कि इतने बरस बाद और इस कठिन समय में भी वह उसी तरह मुस्कुरा रही है और बस इतना ही काफी। ये कविता संभव है कि केदारनाथ सिंह ने अपने किसी प्रिय के लिए या फिर किसी के लिए भी लिखी होगी, लेकिन इस कविता को पढ़ते हुए मैं इसे समर्पित कर देना चाहता हूँ उनकी कविता के लिए और या फिर केदारनाथ सिंह के लिए ही, कि जब भी आप निराश होता हूँ या फिर जब भी जिस भी मनोवस्था में मैं होता हूँ, एक पाठक के तौर पर जब भी मैं कविता पढ़ता हूँ तो उनकी कविता की उपस्थिति भर हमें अनुप्राणित करती है एक सकारात्मकता से, एक आशा से, एक उम्मीद से कि दुनिया जो है जिए जाने लायक है, कम से कम इतना तो है। और बहुत सौंदर्य है, बहुत खूबसूरती है इस दुनिया में। इन कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा लगता है, तो ये कविता मैं उनकी ही कविता उनको ही समर्पित कर देता हूँ, ऐसा कुछ है। और इसके अतिरिक्त मैं 2 कविताएं और पढ़ना चाहता हूँ।
एक कविता है जो वो कविताओं को संबोधित कर रहे हैं और एक दूसरी कविता है जिसमें वो पाठक को संबोधित कर रहे हैं। तो पहले एक पाठक को जो संबोधित कर रहे हैं, पहले मैं वो कविता पढ़ता हूँ और फिर जो कविता को संबोधित कर रहे हैं उस कविता से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। प्रिय पाठक कविता का शीर्षक है। हम सब पाठक ही हैं कविता के, तो कवि अपने पाठक से क्या कह रहा है ये जान लेना बेहद जरूरी है मुझे लगता है। इसके बाद जाहिर सी बात है कि हाँ 5 कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद भी जो लोग सुन रहे हैं वो और भी कविताएं पढ़ते होंगे या पढ़ेंगे, तो उनके लिए मुझे लगता है कि सबके लिए जरूरी है कि कवि क्या कह रहा है पाठक से वो जान लेना जरूरी है। कविता सुनिए। प्रिय पाठक मिलने आया था, पता चला आप बाहर हैं, इसलिए वापस जा रहा हूं। यकीन करें मिलने आया था, कविता सुनाने नहीं। पहुंचने में कष्ट तो हुआ, पर खुश हूं कि अंततः पहुंच ही गया। आश्चर्य कि आपके मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे ने मुझे बता दिया आपके घर का ठीक नंबर, वरना कौन कभी होता है इतना भाग्यशाली जो अपने घर से चले और सीधे पहुंच जाए उस दुर्लभ नगर के अदृश्य द्वार पर जो हमेशा एक पाठक का होता है। जा रहा हूं लेकिन फिर आऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद, हो सकता है अगले जन्म में ही। भ्रम ना हो कि मैं अगले जन्म में विश्वास करता हूं, लेकिन प्रिय पाठक एक कवि का काम चलता नहीं है अगले जन्म के बिना। वह यही तो करता है अधिक से अधिक कि लोगों में और यहां तक कि चीजों में भी हमेशा बनी रहे बार बार जन्म लेते रहने की इच्छा। जा रहा हूं लेकिन आपके दरवाजे पर चिड़िया के पर जैसा एक छोटा सा कागज धीरे से रख कर, ताकि सनद रहे कि एक कवि आया था। कैसे कहूं, उत्तर दीजिएगा। हमारे समय में कोई एक पता होता नहीं कवि का, वह जितनी बार सांस लेता है उतनी बार बदल जाता है उसका पता, इसलिए डाकघर का संकट बढ़ाना नहीं चाहता। प्रिय पाठक, अपराध क्षमा हो कि आया और बिना मिले जा रहा हूं। सुबह का चला हूं, हो गई शाम, जाते जाते बस एक ही विनती है कि देर सबेर आप जब भी लौटें तो आप तक पहुंचे, पर आपकी शांति भंग ना करे एक कवि का प्रणाम। आप देखेंगे इस कविता को पढ़ते हुए कि कवि कितना सजग है और कितना सावधान है। कहीं और आप देखेंगे इसमें भी वह कहता है कि चिड़िया के पर जैसा एक छोटा सा कागज धीरे से रखकर, धीरे जो शब्द है वो बार बार केदारनाथ सिंह की कविता में आता है। मसलन की मैंने खुद एक कविता पढ़ी या फिर बनारस कविता जब पढ़ी जा रही थी तब भी आपने महसूस किया होगा, धीरे धीरे होती है शाम इस शहर में। तो जीवन जैसे किसी विद्वान ने कहा है कि प्रकृति में कोई हड़बड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके सभी काम अपने समय पर पूरे होते हैं, नियत समय पर पूरे होते हैं। तो हमें बहुत कोलाहल की जरूरत नहीं है, बहुत सहजता में धीरे धीरे ही जीवन एक प्रक्रिया में जीवन निर्मित होता है, प्रक्रिया में ही जीवन जिया जाता है। और कविता लिखी भी एक प्रक्रिया में जाती है और पढ़ी भी एक प्रक्रिया में जाती है। शॉर्टकट से बचने की सलाह शायद कवि हमें दे रहा है और थोड़ा संयत होने की, संयम धारण करने की, धैर्य धारण करने की सलाह हमें कवि दे रही है। ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी। और महत्वपूर्ण बात ये कि जब भी लौटे तो आप तक पहुंचे, पर आपकी शांति भंग ना करे एक कवि का प्रणाम। मसलन की कविताएं हम देखते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में कविताएं भी आजकल कवि लिख देते हैं। केदारनाथ जी के यहाँ पढ़ते हुए हमें ये लगेगा कि बहुत जल्दीबाजी में कविता नहीं लिखी गई कि आज कुछ हुआ और फट से हमने फेसबुक पर एक कविता लिख दी जा करके, हमारे भीतर का कवि बहुत जल्दी जाग जाता है। ऐसा इससे बचना है, मतलब पाठक होते हुए हमें इससे भी बचना है कि मतलब हम में से बहुत सारे पाठक कविता पढ़ते ही महसूस करने लग जाते हैं कि कवि हो जाना चाहिए। तो उस पर धैर्य धारण करना पड़ेगा और शांति भंग ना करे। जो जीवन की लय है, कविता अगर बमबारी कर रही है तो वो अच्छी कविता नहीं मानी जा सकती, उसे अच्छा नारा माना जा सकता है, लेकिन कविता नहीं मानी जा सकती। आप देखेंगे केदारनाथ सिंह जी की कविता में, गौरव भैया भी जिक्र कर रहे थे जैसे कि सर्वहारा वर्ग की चेतना को कितनी सहजता में कवि रख देता है। कविता है ईश्वर और प्याज। आप देखेंगे कि ईश्वर के अस्तित्व को इतनी सहजता से और इतनी आसानी से कवि उसको पकड़ता है और उसको खारिज करता है कि आप बहुत बड़ी कविताएं, चीखती और चिल्लाती हुई कविताएं उन्हें उतनी आसानी से नहीं कर पाती हैं। तो केदारनाथ सिंह जी के यहाँ बहुत बारीकी से राजनीतिक चेतना जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं भी वह शोर शराबा नहीं करती, चीखम चिल्ली नहीं करती है। और कवि इस बारे में इतना सजग है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और देखिए कि वह लिखता भी है कि आपकी शांति भंग ना। ठीक है, तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है इनको पढ़ते हुए। अब मैं आखिरी कविता जिसे पढ़ना चाहता हूं, मोड़ पर विदाई है कविता का शीर्षक।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, इसका कोई कारण नहीं है, पर मुझे ऐसा पढ़ते हुए, मैं बार-बार पढ़ता हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये कविता बार-बार। तो पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये कवि की आखिरी कविता होनी चाहिए। मतलब ये आग्रह मेरा क्यों है मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूँकि आखिरी कविता नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस कविता को आखिरी कविता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद कवि जब सभी कविताएँ लिख ले और उसके बाद उन्हें विदा करते हुए वो क्या कहता है, आप इसे सुनिए। मैं इस पे और कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये कविता इसे ऐसे ही आप तक पहुँचे। मोड़ पर विदाई। अब जाओ मेरी कविताओं, सामना करो तुम दुनिया का, यदि बचता है तो सिर्फ कहीं यह एक तारा निर्गुनिया का। जाओ खोजो यदि कहीं जरा सी राख पड़ी हो ढाबे में, खोजना वहीं फिर लय अपनी गलियों के शोर शराबे में। बिखरे होंगे सब छंद वहां, सब तुकें वहीं लुढ़की होंगी, जो छूट गई थी पंक्ति कहीं कचरे पर वहीं पड़ी होगी। दो दस्तक हर दरवाजे पर, फिर चल दो आगे उसी वक्त, हर आमंत्रण को राम राम, हर स्तुति निंदा से विरक्त। भरने दो अपने शब्दों में सारे शहरों की खाक धूल, इस यात्रा में वापसी नहीं, बस चलते जाना है अकूल। घुस जाओ बीच सलाखों के उन गुम चेहरों से मिल जाओ, मछुआरों से मैत्री कर लो, चूल्हों से आग चुरा लाओ। मडराने दो ब्रह्मांडों को अपनी खुदबुद के आसपास, भूखे का तसला बन जाओ, प्यासे का बन जाओ गिलास। बन सको अगर तो बजरी गिट्टी, चाहे कुछ भी बन जाओ, ढल जाए न दिन छुट जाए न बस, अब जाओ मेरी कविताओं। तो मुझे लगता है कि कवि को याद करने का और उसकी कविता मैं अपनी ओर से पढ़ना खत्म करूं, इससे बेहतर और कोई पंक्ति नहीं हो सकती। अब जाओ मेरी कविताओं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। केदारनाथ जी की कविता का एक अंश है कि अगर ध्यान से देखो तो लिपियों की अपनी बनावट में बंद है आदमी के हाथ का सारा इतिहास। एक व्यक्ति जीवित रहता है अपने शब्दों के माध्यम से, उसी तरह से एक कवि हमेशा जिंदा रहता है हमारे जहन में। हम कविता पाठकों, हम साहित्य प्रेमियों, हम साहित्य के सुधी पाठकों के जहन में एक कवि हमेशा जिंदा रहेगा अपनी कविताओं के माध्यम से। व्यक्ति मारा जाता है, आत्मा चली जाती है, लेकिन कविता हमेशा जिंदा रहती है। कविता ही कवि को हमेशा जिंदा रखती है। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से कविता का पाठ किया। सुबह सुबह आज विश्वनाथ त्रिपाठी जी रचयिता के मंच पर जुड़े हुए थे। उन्होंने काफी केदारनाथ सिंह जी से जुड़े हुए स्मरण को सुनाया। उसमें उन्होंने मोड़ पर विदाई कविता का भी पाठ किया था, जो मुझे एकाएक याद आ गया कि सौरभ जब पढ़ रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी भी इस कविता का सुबह पाठ कर रहे थे। अंत में इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं भी दो कविता, छोटी छोटी कविता पढ़ना चाहूंगा। केदारनाथ जी की कविता है पानी, जो उनके अंतिम कविता संग्रह मतदान केंद्र पर झपकी में संकलित की गई है। मैं घोषित करता हूं कि पानी मेरा धर्म है, आग मेरा वेदांत, हवा से मैंने दीक्षा ली है, घास पात मेरे सहपाठी, रास्ता मेरा देवता है, मकई मेरा कल्प वृक्ष, भागर नाला मेरी गंगा, इस तरह यह वृद्ध शिशु दुनिया के चौराहे पर खड़ा है चंगा। छोटी सी कविता, लेकिन कितनी खूबसूरत शब्दों से उसे प्राणवान किया गया है। अंतिम कविता और इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव में एक कविता है कि पानी की प्रार्थना। प्रभु, मैं पानी पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं। यदि समय हो तो पिछले एक दिन का हिसाब दूं आपको। अब देखिए ना, इतने दिनों बाद कल मेरे तट पर एक चील आई। प्रभु, कितनी कम चीलें दिखती हैं आजकल। आपको तो पता होगा कहाँ गई वे। पर जैसी भी हो,
कल एक वो आई और बैठ गई मेरी बाजू में। पहले चौंक कर उसने इधर उधर देखा, फिर अपनी लंबी चोंच गड़ा दी मेरे सीने में। और यह मुझे अच्छा लगता रहा प्रभु। लगातार रहा जैसे घूंट घूंट मेरे जन्मांतर हो रहा एक चील के कंठ में, कंठ से रक्त में, रक्त से फिर एक नई चील में। फिर काफी समय बाद दिन के कोई तीसरे पहर एक जानवर आया, हकासा प्यासा, और मुझे पीने लगा चभर चभर। इस अशिष्ट आवाज के लिए क्षमा करें प्रभु। यह एक पशु के आनंद की आवाज थी, जिससे बेहतर कुछ नहीं था उसके जबड़ों के पास। इस बीच बहुत से चिड़ै चुरुंग, मानुस अमानुस सब गुजरते रहे मेरे पास से होकर। बल्कि एक बार तो ऐसा लगा कि सूरज के सातों घोड़े उतर आए हैं मेरे करीब, प्यास से बेहाल। पर असल में जो आया वह एक चरवाहा था। अब कैसे बताऊं प्रभु, क्योंकि आपको तो प्यास कभी लगती नहीं, कि वह कितना प्यासा था। फिर ऐसा हुआ कि उसने हड़बड़ी में मुझे चुल्लू भर उठाया, और क्या जाने क्या उसे दिख गया मेरे भीतर कि हिल उठा वह, और पूरा का पूरा मैं गिर पड़ा नीचे। शर्मिंदा हूं प्रभु, और इस घटना पर हिल रहा हूं अब तक, पर कोई करे भी तो क्या। समय ही कुछ ऐसा है कि पानी नदी में हो या किसी चेहरे पर, झांक कर देखो तो तल में कचरा कहीं दिख ही जाता है। अंत में प्रभु, अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात, वहां होंगे मेरे भाई बंधु, मंगल ग्रह या चांद पर यहां पृथ्वी पर मैं, यानी आपका मुंह लगा यह पानी अब दुर्लभ होने के कगार तक पहुंच चुका है। पर चिंता की कोई बात नहीं, यह बाजारों का समय है, और वहां किसी रहस्यमय स्रोत से मैं हमेशा मौजूद हूं। पर अपराध क्षमा हो प्रभु, और यदि मैं झूठ बोलूं तो जलकर हो जाऊं राख। कहते हैं इसमें आपकी भी सहमति है। तो पानी के ऊपर एक इतनी खूबसूरत कविता केदारनाथ सिंह जी के शब्दों में। सच कहा जाए तो केदारनाथ सिंह जी ने अपने शब्दों से कविताओं में जान फूकी है। कविता जिंदा है कवि के होने से। हर बार कवि जिंदा हो उठता है जब उसकी कविता को कोई पाठ करता है। कवि की अंतरात्मा तृप्त हो जाती होगी उसकी कविता को जब वह किसी दूसरे के माध्यम से सुनता होगा। अंत में कवि केदारनाथ सिंह जी को मैं नमन करता हूं और उनकी स्मृति में यह संध्या समर्पित करता हूं। धन्यवाद आप सभी पाठकों का, आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का, सभी का मैं हृदय से आभार करता हूं। रचयिता की पूरी टीम की ओर से आप सभी का धन्यवाद।